नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं और मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस। आज महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह, जेपी नड्डा बंगाल और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ, हेमंत बिस्वा और योगी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी कसी कमर। आज रायबरेली, अमेठी में कांग्रेस की कमान संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल ओडिशा और प्रियंका यूपी में करेंगे प्रचार। विपक्षी गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की होगी रैली। मायावती समेत बाकी दल के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। राजस्थान के खेतड़ी गांव में हुए खदान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खदान में फंसे 14 अधिकारियों में से 10 लोग निकाले गए। जयपुर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 30 आरोप तय करने को लेकर के होगी सुनवाई। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम से आज भी रांची में ईडी करेगी पूछताछ। कल भी कई घंटों तक उनके पीएस और घरेलू सहायक के घर से बरामद करोड़ों के कैश के बारे में किए गए थे सवाल। कान फिल्म फेस्टिवल में आज भारत मंडप का होगा उद्घाटन। प्रख्यात फिल्मी हस्तियां रहेंगी मौजूद। ओपनिंग सेरेमनी में मेरिल स्ट्रीप पाम डियोर से सम्मानित। और 2021 में ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद आज पहली बार घरेलू मैदान पर खेलेंगे नीरज चोपड़ा। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा मुकाबला। और समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का चुनाव प्रचार अब समाप्त होने के बाद 5वें चरण के प्रचार ने धार पकड़ ली है। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा की तरफ से सबसे बड़े चेहरे और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की पहली सभा 3:15 बजे डिंडोरी में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कल्याण में दूसरी रैली शाम करीब 5:15 बजे कर सकते हैं। कल्याण की जनसभा के बाद पीएम मोदी मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए रोड शो भी करेंगे। रोड शो का समय तकरीबन 6:45 बजे तय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और ओडिशा में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो सीरमपुर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे भाजपा प्रत्याशी के लिए हुगली के मोसाद बाजार में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां वो एक चुनावी जनसभा और रोड शो करेंगे। अमित शाह अस्का लोकसभा क्षेत्र में करीब 2 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में कटक में शाम को करीब 5:30 बजे उनके रोड शो का भी कार्यक्रम है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले बिहार के पूर्वी चंपारण में होंगे और फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बंगाल को दोपहर 2:30 बजे मुर्शिदाबाद में वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करते हुए नजर आएंगे और बांकुरा में एक रैली में शामिल होंगे। भाजपा के दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष ओडिशा के खोरधा में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी करेंगे। राहुल गांधी भी आज ओडिशा में होंगे और अमित शाह के सामने होंगे। मुकाबला दोनों के बीच आज ओडिशा में होना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज ओडिशा में प्रचार में शामिल होंगे। यहां बोलांगीर में राहुल की चुनावी रैली होनी है। राज्य में राहुल की आज तीसरी रैली होगी। इससे पहले राहुल ने केंद्रपाड़ा की रैली में कहा था कि बीजेपी और बीजेडी भले ही चुनावी गठबंधन नहीं कर सके, लेकिन उनका आपसी तालमेल कायम है। राहुल गांधी ने वहां अपनी 5 गारंटियां भी गिनाई। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं।
कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पार्टी के नेताओं की एक पूरी फौज इन दिनों प्रचार में जुट गई है। खुद प्रियंका गांधी यहां अपने भाई राहुल गांधी की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जबकि आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार के लिए मैदान में कूद रहे हैं। खड़गे आज रायबरेली के अलावा अमेठी में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अमेठी में पार्टी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरीलाल शर्मा पर दाव लगाकर खुद के लिए चुनौती बड़ी कर दी है। दोनों ही जगह 20 मई को मतदान होना है। पिछले कुछ दिनों से रायबरेली और अमेठी में प्रचार कर रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के अकोढ़िया, ऊंचाहार, मतीनगंज में चुनाव प्रचार कर रही हैं। विपक्षी गठबंधन में आज धुआंधार प्रचार कर रहा है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अलग अलग रैलियों के जरिए गठबंधन की मजबूती के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अखिलेश यादव बलरामपुर और फैजाबाद लोकसभा के गठबंधन में प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे, जबकि केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में रोड शो करेंगे। 4 चरण के चुनाव के बाद अब बीएसपी भी अपने प्रचार को धार दे रही है। पार्टी सुप्रीमो मायावती आज यूपी के बांदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उनके निशाने पर लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। रजनीश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कटक से, क्योंकि आज उड़ीसा में राहुल गांधी और अमित शाह आमने सामने होने जा रहे हैं। रजनीश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज का माहौल उड़ीसा के लिए क्या क्या बड़े कार्यक्रम है और फिजा में किस तरह से आपको कौन से मुद्दे हावी होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए अजय, अगर हम 20 तारीख को जो 5वें चरण का चुनाव होगा उसके बारे में बात करें तो बल्लभगढ़, सुंदरगढ़, बोलानगिरी, कंधमाल और अस्का में ये 5 लोकसभा सीटें हैं जो 20 तारीख को चुनाव होंगे। आज की बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह गंजाम डिस्ट्रिक्ट में अस्का लोकसभा में रहेंगे, उसके साथ कटक में रहेंगे। आज उनका रोड शो है। वहीं जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भुवनेश्वर में रहेंगे। वो यहाँ पे सुभद्रा योजना की बैठक लेंगे, उसके लिए लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, कैसे क्या, वो शाम को 7:30 बजे प्रस्तावित है। उसी दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, वो भी अपनी मीटिंग करेंगे। लेकिन जो यहाँ मुद्दे की बात करें अजय, तो कई लोगों से जो बात करने समझ में आए, यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे लाइट की बात करते हैं लोग कि लाइट 5-5 घंटे चली जाती है, वो आती नहीं। दूसरी सड़क की बात करें कि अगर यहाँ से अगर आपको मान लीजिए 60 किलोमीटर जाना है, तो जो अगर हम दिल्ली से मेरठ की बात करें तो 1 घंटा लगता है, लेकिन अगर यहाँ 60 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो आपको 2 घंटे लगभग लगते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि सिंगल रोड है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा, स्वास्थ्य की बात करें तो लोगों को साफ तौर पे करना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए। और जो सबसे और बड़ी मुद्दा है वो सुरक्षा को लेकर है कि लोगों को साफ तौर पे करना है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इसमें जो बात हो रही है, अगर हम इसके पहले की बात करें, थोड़ा भूतकाल की बात करें, 2014 की बात करें तो 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो अजय उसमें 21 लोकसभा सीटें में बीजेपी को 1 सीटें मिली थी। उसके बाद 2019 की बात करें तो बीजेपी जाहिर सी बात है वो बढ़ी हुई थी। अब 21 सीटों में 8 सीटें मिली थी। अब 2024 का चुनाव है, ये तो 4 जून को भी पता चलेगा कि बीजेपी कितना पाती, बीजेडी कितना पाती है, कांग्रेस कितना पाती। लेकिन कांग्रेस 2014 में खाता नहीं खोल पाई थी, 2019 में 1 सीट उसको मिला था। तो ये पूरा मुद्दा। दूसरा अगर हम अजय बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लगातार, क्योंकि लोकसभा विधानसभा सब है, लोगों का ये सोचना है कि अगर एक साथ अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो उससे विकास क्या होते हैं। वो चर्चा करते हैं कि अगर भारत का जो पहले 2014 के पहले भारत की बात करते हैं और 2014 के बाद की भारत की बात करते हैं, तो वो समझते हैं साफ तौर पे, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़हीन हैं, लोग समझदार हैं, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि जब भारत पहले 2014 के पहले भारत की कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन अगर आज भारत की बात करते हैं 2014 के बाद की, 2024 लोकसभा चुनाव है, तो भारत को लोग एक संज्ञान में लेते हैं।
अगर कहीं जैसे कई परिवार से बात हुई, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई कहता है मैं इंडियन, तो लोग गर्व से बात करते हैं कि हाँ मैं भारतीय हूँ, और यहाँ पे लोग उनका सम्मान भी करते हैं। तो कई ऐसे चर्चे हैं कि, और दूसरा यह है कि सबसे बड़ी बात है अजय यहाँ पे कि जो लोगों से बात करने में समझ में आया, वो ये भी कहते हैं कि राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेंगे। रजनीश, आप बड़ा मुद्दा है। रजनीश, मैं आपसे सवाल करूंगा कांग्रेस के बारे में। जैसा आप कह रहे हैं केवल एक सीट मिली थी कांग्रेस की, तो राहुल गांधी वो कौन से मुद्दे हैं जो आज उठा सकते हैं, खासतौर पर उड़ीसा के लिए, और वो क्या वादा करेंगे? क्योंकि उन्होंने आरोप तो लगा दिया है कि बीजेडी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, भले ही वो चुनाव अलग लड़ रहे हैं। आप मेरे साथ रुके रहिए, लेकिन रामेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से इस वक्त। रामेंद्र, बहुत धन्यवाद। आज रायबरेली और अमेठी एक बार फिर से कांग्रेस जोर लगा रही है। कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दोनों सीट हार जाएंगी, क्या माहौल है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये गढ़ों की जो बात करते, चाहे अखिलेश यादव अपने गढ़ की बात करते, चाहे कांग्रेस अपने गढ़ की बात करते हो, दोनों गढ़ टूट चुके हैं। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, रायबरेली में इस बार चुनाव उनका बेहतर है, नो डाउट वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार का अगर देखा जाए तो पिछली बार वो हार चुके हैं। कन्नौज से डिंपल यादव हार चुकी थी। तो गढ़ों की राजनीति है, इसको पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने फिनिश कर दिया है। तो गढ़ों की बात है, उससे आगे हटो। देखिए, दिक्कत यहाँ समस्या क्या है, यहाँ जो जाति ढांचे पर खड़ा था उत्तर प्रदेश की राजनीति, उससे एक कदम ऊपर आया है। दूसरा क्या, राष्ट्रवाद पर जनता वोट देना चाहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कानून व्यवस्था पश्चिम से लेकर के पूरब तक महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग शुरू की, और पश्चिम में भी ये देखने को ट्रेंड मिला है। पिछली बार भी यही था कि कानून व्यवस्था बड़ा इश्यू महिलाओं के लिए, वो चाहती है कि हम स्वतंत्र होकर सड़क पर जाए, तस्वीर खरीद जाए, कोई हमारे साथ छेड़छाड़ न करे। कल मैं वाराणसी में था, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, मैं दूध की एक मंडी थी, वहां खड़ा था। कुछ लोगों ने आपत्ति की कि प्रधानमंत्री का क्या है, कैसे करेंगे। एक आदमी है, उसने कहा कि आप अपनी बहू बेटी की इज्जत को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हो, इसका मतलब उसने 100 लोगों के पीछे बात की। तो यही सूझ है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करते हैं। दूसरा जो योजनाओं का लाभ है वो खड़ा करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो खड़ा करता है। लेकिन रामेंद्र, ये जो कांग्रेस है, इस बात का क्या जवाब दे रही जनता को कि राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए, अमेठी वापस क्यों नहीं आए? सबसे बड़ा सवाल तो सीधा सीधा लोग उनसे यही पूछ रहे हैं कि आप अमेठी वापस क्यों नहीं आए? वायनाड का चुनाव होने के बाद आप रायबरेली पर आपने दाव क्यों लगाया? क्या समझा रही है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस से समझा रही थी कि माता जी हमारी चली गई हैं, तो इसलिए हम यहाँ क्या है, जो प्रियंका चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो इस सीट को हमने नहीं छोड़ा। हमारे आपके भावनात्मक रिश्ते, हमारे आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, ये लाग लपेट की बातें करके कांग्रेस वहां से निकलना चाहती। लेकिन बेसिकली जो रायबरेली का मतदाता है, अमेठी का मतदाता है, वो भी समझता है कि किसके साथ चलने में उसकी भलाई है, कौन उसको विकास दे सकता है। जो बातें कांग्रेस कर रही, उसने जो पिछले वादे किए क्या वो पूरे किए? रायबरेली के लोगों ने भी देखा है, बहुत वादे कांग्रेस ने किए हैं। अगर 10 साल में वाराणसी को देखो और 10 साल में सोनिया गांधी की रायबरेली को देखो, दोनों जमीन आसमान करता रहे। जब आप वाराणसी जाते हो तो आप रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और रायबरेली उस तरह डेवलप नहीं। पिछले 10 साल में ये लगातार पारंपरिक कांग्रेस सीट होने के कारण डेवलप होनी चाहिए। तो बहुत चुनौतियां राहुल गांधी के सामने है। ये अलग बात है कि कांग्रेस अब की बार अपना प्रदर्शन बेहतर कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश भर में 4-5 ऐसी सीटें जिन पर कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ रही है। रामेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। इंडी गठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली, उस पर मैं सवाल करूंगा, लेकिन वापस चलता हूं कटक, जहां पर रजनीश त्रिपाठी हमारे साथ। रजनीश, आपसे भी वही सवाल कि चलिए, बीजेपी और बीजेडी दोनों आमने सामने हैं, हालांकि गठबंधन नहीं हो पाया, उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन आपको लगता है इस पूरे चुनाव के प्रक्रिया में बीजेपी को ज़्यादा एज मिलने जा रहा है? जो बीजेडी का नुकसान हो वो बीजेपी का फायदा है, लेकिन कांग्रेस क्या समझा रही है? राहुल गांधी कौन से मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, जबकि वहां पर केवल एक ही सीट है? जी देखिए अजय, अगर हम राहुल गांधी या पूरे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी इसके पहले भी उड़ीसा आ चुके हैं, आज फिर आ रहे हैं। तो अगर हम 2000, जैसे मैंने कहा कि 2014 से लेकर 2019 दोनों लोकसभा की, तो 2014 में खाता नहीं खुल पाया था कांग्रेस का, क्योंकि 2014 के पहले उन्हीं की सरकार थी, उसके बाद भी 2014 में खाता नहीं खुल पाया।
2019 में एक कोरा एक लोकसभा उसमें से उनकी जीत दर्ज हुई थी। फिर 2024 तो मैंने आपसे कहा 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उनको यही मुद्दे रहेंगे, बीजेपी अलग है, यहाँ के जो लोकल कुछ मुद्दे हैं उसको लेकर चलेंगे। लेकिन मैं एक और आपको अजय एक चीज़ बताना चाहूँगा, बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के पहले भी सोचती, चुनाव के बाद में। 2014 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी ने जीता था तो लोग अगर और अन्य पार्टियां होती 2014 में ही खो जाते, वो सरकार बनाने में, सरकार बनती चलाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अजय 2014 जब चुनाव जीते 2019 के बारे में सोचने लगी थी कि 2019 में क्या क्या चुनाव मुद्दे होंगे, उसमें कैसे हमारी सरकार बनेगी। अब 2019 जब जीता 2024 के बारे में सोचने लगी, 2024 में क्या होगा फिर मैंने कहा कि 4 जून को पता चला, उसके बाद अगर इनकी सरकार बनती है तो 2029 के बारे में सोचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वो आगे सोचती है कि उनके जो मुद्दे हैं या फिर जो लोगों के मुद्दे हैं उसके बारे में सोचती है, वो हर प्रदेश के बारे में सोचती है। अगर मान लीजिए सरकार वहाँ बनती है तब जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें तो कई जगह है जहाँ आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया गया है। यहाँ पे लोकल जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ जो बिल्कुल सही है, बड़ा मुद्दा है, अपना लागू किया है। तो दूसरी तरफ ये बात करें, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और बीजेडी अलग भले लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दे का, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, दोनों की अलग अलग सोच है। कि जैसे भारतीय जनता पार्टी वो सोचती है कि यहाँ पे अगर सरकार बनती है, चाहे वो विधानसभा में सरकार बनती है तो डबल इंजन सरकार होगी तो लोग यहाँ पे विकास करेंगे। जो मैंने कहा ना कि जैसे बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिल्कुल समस्या है, पानी समस्या है। चलिए ये तो रहे मुद्दों की बात रजनीश, लेकिन चूंकि वहाँ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और तैयारियां किस तरह की हैं चुनाव आयोग की, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोशिश अब सरकार की कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो एक तरह से ये प्रयोग इस वक्त आप देख रहे होंगे उड़ीसा पे, तो चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। तरह से मुस्तैद है, कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई समस्या हो। हर जगह चुनाव आयोग की टीम या फिर जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वो हर जगह, जैसे मैं चौथे चरण की बात करूँ, मैं जब उड़ीसा में था तो मैं ब्रह्मपुर लोकसभा में था, वहाँ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के हो रहे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि हर तरह से मुस्तैद थे। जैसे मैंने अजय यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हीट वेव से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पूरा मेडिकल टीम बैठा हुआ था, उसमें प्राथमिक उपचार के लिए उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था किया था, कूलर की व्यवस्था किया था, बेड की व्यवस्था किया था। मान लीजिए किसी तरह कोई समस्या होती है तो उनको प्राथमिक उपचार किया जा सके। दूसरा जो यहाँ की मैं जनता की बात करता हूँ कि यहाँ का जो मत प्रतिशत था वो 2014-2019 की तरह ही था। यहाँ पे इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग अपने घर से निकलते थे, अपना भविष्य तय करने के लिए अपना मतदान देते थे। यहाँ दोपहर 2 बजे गर्मी अपने चरम पे होती है तो यहाँ पे लोग मतदान करने के लिए लंबी लाइनों में लगे थे। जब मैं एक बूथ पे गया था वहाँ मैंने देखा कि दोपहर के 2 बजे हुए थे और वहाँ पे मैं देखा लंबी लाइनें लगी हुई, तो लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो इंतजार में थे। तो ये जागरूक नागरिक की एक निशानी होती है कि लोग चाहते हैं कि अगर वो मतदान कर रहे हैं तो उनको सरकार भी अच्छे मिले, और जब सरकार अच्छी मिले तो उनको जो योजनाएं हैं वो उनको उसका लाभ भी मिले। जी रामेंद्र, अब आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शामिल नहीं हैं। इंडी गठबंधन के बारे में तो प्रधानमंत्री कल भी उन्होंने कहा कि भाई 2 युवा पहले से ही पहली बार प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनका प्रयोग असफल हो चुका है। इंडी गठबंधन कौन से मुद्दों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रख सकता है? जी हमारे जो पूरी स्थिति है उसको कैसे डिरेल कर दिया जाए, इस पर पूरा फोकस करो। देखिए जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग 2 युवा आकर के चुनाव लड़ चुके हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल एक साथ चुनाव आके लड़ चुकी है। तो ये परिस्थितियां, ये जो लिंक करके चुनाव लड़ते हैं, जो गठजोड़ करके चुनाव लड़ते हैं, ये प्रयोग भी अखिलेश यादव का फेल हो चुका है। और हर चुनाव में अखिलेश यादव को लगता है कि बड़ी स्कीम है, इस बार तो आ ही जाएंगे, और जब चुनाव आता है तो रिजल्ट उनका खराब होता है। क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव नहीं है। मुलायम सिंह यादव जनता के नेता थे और लोगों को जोड़ते थे। अखिलेश यादव उस तरह लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा जो संगठन है वो कई जगह कोलैप्स हो गया है। बहुत सारी जगहों पर अगर जातीय गठबंधन ना हो तो समाजवादी पार्टी का भी संगठन नहीं और क्या कहते हैं कांग्रेस का भी संगठन नहीं। कल प्रधानमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे रोजगार सेंटर में, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, कहा नरेंद्र मोदी हार जाए तो हार जाए, आप अपना बूथ नहीं हारना, ये ध्यान रखना। तो कार्यकर्ता भी हंसने लगे, बाकी लोग हंसने लगे। यानी उनका कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मजबूत है और इसका जवाब न सपा के पास है न कांग्रेस के पास है। इसलिए वो दोनों उत्तर भारत में कहीं कमजोर स्थिति में है। अजय
रामेंद्र, बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए कौन से मुद्दे होंगे जो कि इंडी गठबंधन द्वारा आज उठाए जाएंगे। कटक से हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तेदारी का ढोंग करके लगातार अमेठी और रायबरेली को गुमराह करने का काम किया, जिसकी सजा अमेठी की जनता ने इन्हें 2019 में दे चुकी है और रायबरेली की जनता 2024 में देगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी आप देख रहे हैं समाचार। लोकसभा चुनाव में कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने खास तौर पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि वह आसानी से मतदान कर सके। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्र भूतल पर उपलब्ध होंगे और उन्हें अलग से कतार व प्राथमिकता दी जाएगी। मतदान केंद्र में रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान केंद्रों में सहायता के लिए स्वयंसेवक भी उपस्थित रहेंगे। मतदान केंद्रों में प्रवेश द्वार से मतदान कक्ष तक समतल रास्ते व साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। मतदान पहचान पत्र, एपिक और मतपत्र की कॉपी ब्रेल में उपलब्ध होगी। सुविधाजनक उभरे हुए ब्रेल निशान वाली ईवीएम की सुविधा होगी। जिन व्यक्तियों को कम दिखता है उनके लिए आवर्धक लेंस या पत्र उपलब्ध होंगे। 85 साल से अधिक उम्र के लोगों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से मतदान की सुविधा होगी। इस सुविधा को पाने के लिए मतपत्र का फॉर्म 12D भरना होगा। इसे पूरी तरह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कुछ भी कर ले लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। जनता पहले ही कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियों को नकार चुकी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ भी कर ले 0 सीट पाएगा। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के खड़गे कुछ नहीं कर पाएंगे। बुरी तरह से जनता ने इन्हें नकार दिया है। गुंडई अराजकता को अभी भी लोग याद करके सिहर उठते हैं और कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार भरी नीतियों ने जनता ने पहले ही नकार चुके हैं। इनको 00 सीट मिलेगी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की पिछली बार से भी कम सीट्स आएंगी और राहुल और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने पर मजबूर होंगे। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागेगा। और लोकसभा चुनाव के अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस समेत बाकी दल अपने अपने बेहतर प्रदर्शन के दावे भी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता अभय दुबे ने कहा कि पिछले 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन खराब रहा। देश की सत्ता का रास्ता, प्रशस्त मार्ग उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जो 4 चरणों में प्रतिसाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की 4 चरणों की हार 7 चरणों में बरकरार रहेगी। चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जिसका जिक्र हमने किया था कि इंडी गठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सुनते हैं कौन से मुद्दे वो उठा रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम 2 विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं।
शुरू करूं? तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई भी है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं, पढ़ लिख के वो लोग रास्ते पे आते। मोटे तौर पर जो इंडी गठबंधन की बातें हैं वो यही कह रहे हैं कि वो संविधान को बचाने के लिए गरीबों के पक्ष में इस चुनाव को देखते हैं और ये बात तो तय है कि उनकी साख का चुनाव ज़रूर बन गया है। 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। राजस्थान के नीम का थाना जिले के खेतड़ी में हुए लिफ्ट हादसे में जो 14 अधिकारी फंसे थे उनमें से 10 लोगों को निकाल लिया गया है। वो सभी सुरक्षित हैं और उनका जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो अधिकारी फंसे थे उनमें कंपनी के कोलकाता विजिलेंस अधिकारी भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौरन खदान के अंदर 8 व्यक्तियों की टीम भेजी गई। इनमें डॉक्टर, नर्स और एक्सपर्ट्स शामिल हैं। खदान की मेंटेनेंस में लापरवाही हादसे का बड़ा कारण बनकर सामने आ रही है। लिफ्ट का रोप था वो टूटने से लिफ्ट जो है वो नीचे गिर गई थी। वो अराउंड सी लेवल से -73 पे गिर गई थी। तो फिर उधर से इनको फिर रेस्क्यू किया गया। पहले 0 पे लेके आ गया और उसके बाद अब +64 पे लेके आके फिर गाड़ी में लेके आ रहा है। अभी 10 मेंबर्स को जो भी बाहर आए सबको रेफर करवा दिया। सभी के सभी जो 10 लोगों को निकाला गया उनको रेफर किया गया और जयपुर में अस्पताल के पास से हमारे संवाददाता अनिशा जुड़ रहे हैं। अनिशा, स्वागत है आपका। इस वक्त क्या स्थिति है और क्या सभी सुविधाएं इस वक्त मौजूद हैं अस्पताल में? जितने भी सुरक्षित निकाले गए हैं उनको जो मेडिकल एड चाहिए उसके लिए? जी, आपको बता दें कि 14 में से 10 अभी तक सुरक्षित निकाले गए हैं और उन 10 में से सुबह 3 को जयपुर रेफर कर दिया था और जयपुर के एक अस्पताल में वो करीबन 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। और उनके साथ जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है HCL के डॉक्टर भी मौजूद थे और उन डॉक्टर से हमारी बात हुई है कि अभी वो यहाँ जयपुर के अस्पताल में है, पर वो सुरक्षित है, सकुशल है और अंदर उनका इलाज अभी चल रहा है। और ऐसा भी कहा गया है कि उन 10 में से 3 आ गए हैं और जो बाकी बचे हैं उनका इलाज वहाँ खेतड़ी में चल रहा है और हो सकता है उन्हें भी जयपुर यहाँ लाया जाए और इलाज के लिए। लेकिन किस तरह की दिक्कत हुई, कुछ आपकी बात हो पाई? और निशा, क्योंकि लिफ्ट टूटने का मामला है, बहुत तेज़ी से गिरे होंगे तो शायद कुछ ऑर्थोपेडिक मदद होगी, कुछ लोगों को हड्डियों में भी शायद चोट आई होगी। क्या सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जी, सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और जो 3 लोग यहाँ आए थे वहाँ उनके लिए भी जो HCL के डॉक्टर है उनका कहना है कि उन्हें कोई गंभीर क्रिटिकली इंजर्ड कोई भी नहीं है। केवल उनकी बताया गया कि लेग फ्रैक्चर हुए हैं, क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा कि लिफ्ट एकदम इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो इस तरीके से चोट तो लगती ही है, तो क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है। और उनको खेतड़ी से वहीं पे जो एम्बुलेंस थी वहीं पे वो प्राथमिक उपचार मिल गया था और अभी यहाँ अंदर हॉस्पिटल में भी वो स्टेबल सिचुएशन में है। अनिशा, बहुत धन्यवाद। आप नज़र बनाए रखिए, आपसे संपर्क करते रहें। फिलहाल शुक्रिया आपका। और उधर गुजरात की नर्मदा नदी में तैरते समय सूरत के एक ही परिवार के
7 लोग डूब गए, जिनमें से एक का शव बरामद किया गया है। एनडीआरएफ और बड़ोदरा फायर टीम की ओर से यहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बाकी 6 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। काम चालू है। उसके अलावा बड़ोड़ा से 2 टीम है फायर की, भरूच से फायर की टीम है, करजन से फायर की टीम है। और कल रात को 10 बजे तक एडवांस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हमने प्रयत्न किया था, लेकिन कुछ बॉडी नहीं मिला था। लेकिन आज सुबह 8 बजे के अराउंड हमें एक बॉडी मिल गई और सभी टीमें आज सुबह 7 बजे से ही 6:30 7 बजे से ही काम में लगी हुई कि जितना जल्दी हम ये काम बॉडी मिल सके उतना प्रयत्न ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ से पानी का बहाव रात को छोड़ा गया है, तो उसकी वजह से हो सकता है बॉडी आगे की तरफ मूव की गई है। तो इसलिए सर हमारी 2 बोट्स लगी हुई हैं और हमारा किनारे किनारे पर भी एक पार्टी हमने भेज, अभी हमने एक बॉडी रिकवर की है 8:15 बजे और अभी 6 डेड बॉडीज बाकी है सर। उधर आंध्र प्रदेश के पालानाडु में बस और एक लॉरी की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए गुंटूर ले जाया गया है। बापटला जिले के चिन्नागंजम से हैदराबाद जा रही एक बस चिलकालूरिपेट में एक लॉरी से टकरा गई और उसके बाद बस और लॉरी दोनों में ही आग लग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में असम राइफल्स के 3 जवान नदी में डूब गए थे, जिनमें से 2 जवानों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो कि इलेक्शन प्रोसेस के बाद हुआ है। इसमें 3 जो है सिपाही रैंक के लोग जो हैं यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए थे और उसमें से 3 डूबने लगे, जिसमें से 2 लोगों को तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, एक व्यक्ति डूब गए। लेकिन सारा प्रक्रिया जो है इलेक्शन संपन्न होने के बाद हुआ। ये लोग स्वयं अपनी इच्छा से आए हुए थे, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और हम लोग जो हैं जो डूबे हुए व्यक्ति हैं उनके बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए लगातार ऑपरेशन SDRF मस्तिष्क करवा रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब बढ़ा दी गई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मई को आरोप तय करने को लेकर के सुनवाई करेगा, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 24 मई को सुनवाई करेगा। CBI केस में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई होनी है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में ED ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो लगातार जेल में बंद है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। इसके पहले 8 जून को सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को रोकथाम के लिए जल्दी उपाय करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि बारिश या कृत्रिम बारिश के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की थी। उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस PR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि नवंबर 2023 से अब तक जंगलों में आग लगने की 398 घटनाएं हो चुकी हैं और सब मानवीय हैं। सरकार के वकील उप महाधिवक्ता जतेंद्र कुमार सेठी ने बताया था कि वन्यजीव क्षेत्र का केवल 0.1% हिस्सा ही आग की चपेट में है। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते में लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हुए हैं। आग से 1316 हेक्टेयर जंगल फिलहाल जल चुका है। झारखंड सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ED की पूछताछ जारी है। आज भी पूछताछ करेगी ED उनसे। मंत्री आलमगीर से मंगलवार को ED के अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी और 6 मई को उनके PS के घरेलू सहायक के फ्लैट सहित कई ठिकानों पर जो 35 करोड़ से ज़्यादा का कैश मिला था उसके बारे में कई सवाल उनसे पूछे गए। आलमगीर आलम से इसी सिलसिले में पूछताछ लगातार हो रही है और आज भी जारी रहेगी। सुबह 10:30 बजे ही वो ED कार्यालय पहुंचे और देर शाम तकरीबन 8:30 बजे वो ED कार्यालय से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जो भी सवाल उनसे किए गए उन्होंने ED को जवाब दिया है और आज भी उनसे ये जो पूछताछ है वो जारी रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत के खिलाफ अमेरिका और कनाडा के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिन देशों को चुनाव नतीजे तय करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है वो हमें मतदान पर ज्ञान दे रहे हैं। Many of these countries feel that they have influenced the world for the last 70-80 years in the world order, and Western countries actually feel they influence the world for the last 200-300 years. So are they willing to, how do you expect someone who's
been in that position to give up those old habits so easily. चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका के विचारों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस सभी मुद्दे पर हम चर्चा करें, समझें और लोगों को इसके महत्व के बारे में भी समझाएं। There were various problems in the Iranian end, who was our partner, JV. It's a JV. So, joint venture, the partner changed, conditions changed. So, finally we were able to sort this out, and we were able to actually get the long-term agreement done. And the long-term agreement is necessary because without it you cannot really improve the port operations, and the port operations we believe will benefit the entire region. भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन और तेज़ रफ्तार को देखते हुए देश और दुनिया की ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमानों में बदलाव कर रही हैं। तमाम रेटिंग एजेंसियों की तरह मूडीज़ ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के अपना ताज़ा अनुमान जारी किया है। मूडीज़ ने उम्मीद जताया कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से विकास कर सकती है। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष में रफ्तार 6.2% रहेगी। इससे एनबीएफसी में मजबूत ऋण वृद्धि होगी और उनके मुनाफे पर जो लागत का दबाव है वो कम होगा, सेक्टर को मजबूती मिलेगी। मूडीज़ ने कहा कि बीते वर्ष यानी 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ सकती है। एनबीएफसी के बारे में मूडीज़ ने कहा कि मजबूत आर्थिक स्थिति के जरिए जो संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने में उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से ग्राहकों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। मूडीज़ ने कहा कि एनबीएफसी के लिए वित्त पोषण की लागत भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन कर्ज की मांग बनी रहने से उनका मुनाफा कम नहीं होगा। इससे पहले आईएमएफ और विश्व बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के सराहना की थी और आईएमएफ ने 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था, जबकि विश्व बैंक 7.5% की दर का अनुमान जता चुका है। साइबर सिक्योरिटी भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार लगातार साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम कर रही है, जिसके चलते हाल के कुछ सालों में साइबर हमलों में कमी आई। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सोफोस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल यानी 2023 में 64% भारतीय कंपनियों पर रैनसमवेयर हमले हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि सालाना आधार पर इन हमलों में गिरावट आई है, लेकिन पीड़ितों पर इसका वास्तविक प्रभाव बढ़ा है। दरअसल हमलावरों ने इन कंपनियों से औसतन 48 लाख अमेरिकी डॉलर फिरौती के तौर पर मांगे, जबकि 62% मांगे 10 लाख डॉलर से ज़्यादा थी। सोफोस की रिपोर्ट में कहा गया कि फिरौती औसतन 20 लाख अमेरिकी डॉलर थी। रैनसमवेयर एक तरह का मैलवेयर है जो यूजर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन पर उन अटैक करके उनके कंप्यूटर फाइल्स को लॉक कर दिया जाता है और फिर अनलॉक करने के लिए यूजर्स से पैसे मांगे जाते हैं। सोफोस की भारत में रैनसमवेयर की स्थिति 2024 ये रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक 2022 में 73% का जो अटैक था वो घटा है, 23 में 64% पर पहुंचा है। हालांकि फिरौती की रकम बढ़ी है। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के एक नए तरीकों को लेकर के अलर्ट किया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम से लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। वहीं इन दिनों राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। आम नागरिकों को कैसे अपने जाल में फंसाते हैं ये साइबर क्रिमिनल और कैसे इन जालसाजों से बचे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तकनीक के विकास के साथ देश में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों में इजाफा हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में साइबर क्राइम के नए तरीके को लेकर अलर्ट किया गया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। साइबर ठग अब पुलिस अधिकारी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों की ओर से ब्लैकमेल और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर वसूली को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इन मामलों में जालसाज आमतौर पर संभावित पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित ने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। कभी कभी वो ये भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित केस में समझौता करने के लिए पैसों की मांग की जाती है। कुछ मामलों में पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है और उनकी
मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। ये जालसाज पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं। साइबर क्राइम आज एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है, जिसे सीमा पार से अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C देश में साइबर अपराध से निपटने और उसके रोकथाम के लिए कार्य करता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये संस्था गृह मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, RBI और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है। साथ ही साइबर क्राइम के मामलों की पहचान और जांच के लिए I4C राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं। नागरिकों को इस प्रकार की जालसाजी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत में यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के चलते अप्रैल में यात्री वाहनों की थोक बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन CIAM ने यह जानकारी दी है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक यात्री वाहनों की थोक बिक्री अप्रैल में सालाना आधार पर 1.3% बढ़ी, 3,35,629 गाड़ियां बिकी। अप्रैल 2023 में ये 3,31,278 गाड़ियां ही बिकी थी। यूटिलिटी वाहनों की बिक्री पिछले महीने 1,79,329 यूनिट रही, जो अप्रैल 2023 की 1,48,005 यूनिट से 21% ज़्यादा है। हालांकि यात्री कारों की बिक्री 23% घटी और 96,357 यूनिट ही रह गई। अप्रैल 2023 में ये 1,25,758 यूनिट थी। बीते महीने वैन्स की बिक्री 15% बढ़ी है, 12,060 यूनिट्स बिकी। अप्रैल 2023 में 10,508 यूनिट बिकी थी। पिछले महीने अगर दोपहिया वाहनों की बात करें तो थोक बिक्री 31% बढ़ी, 17,51,393 दोपहिया वाहन बिके, जबकि पिछले साल ये 13,38,588 के स्तर पर थे। जो तिपहिया वाहन होते हैं यानी उनकी जो थोक बिक्री है पिछले महीने 14.5% बढ़ी, 49,116 यूनिट्स पर पहुंची, जबकि अप्रैल 2023 में ये 42,885 पर थी। गूगल के सालाना इवेंट में इस बार चर्चा के केंद्र में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल CEO सुंदर पिचाई ने इवेंट की शुरुआत जेमिनी की बात करते हुए की। इस इवेंट में गूगल फोटोज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के गूगल के वीडियो जनरेटिव AI मॉडल VEO को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही कई बड़े ऐलान किए गए। इसी क्रम में कंपनी ने प्रोजेक्ट एस्ट्रा को लॉन्च किया। ये जो प्रोजेक्ट है इसका फोकस फ्यूचर AI असिस्टेंट क्रिएट करना है। जैसे कि आप अभी सिरी या एलेक्सा से बात करते हैं कोई काम करने के लिए, इस नए प्रोजेक्ट में ओपन AI का जो लेटेस्ट 4.0 है ChatGPT का, उसी की तरह टूल्स नज़र आ रहे हैं। आपके फ़ोन के कैमरे में वो कोई चीज़ को देखता है और एक्सप्लेन करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना चश्मा रख कर के भूल गए हैं, तो अगर फ़ोन के ज़रिए कैमरे में पिछली बार वो चश्मा कहाँ रखा गया था उसमें आपने रिकॉर्ड किया हुआ है और आप पूछते हैं कि भाई चश्मा हमारा कहाँ है, तो ऐसे असिस्टेंट आपको बता सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों का आपके और हमारे जीवन में कितना इस्तेमाल हो पाएगा वो देखने वाली बात होगी। मिसाल के तौर पर अभी कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है, कोडिंग की भी जो जानकारी, जैसे आप इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कोडिंग के बारे में अगर आप कुछ पूछेंगे इस असिस्टेंट से तो वो बता देगा। लेकिन इसका कितने लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या इस्तेमाल कर पाएंगे, वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। लेकिन एक कंपटीशन ज़रूर देखा जा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी बड़ी IT कंपनीज़ हैं। भारत के विप्रो जैसी कंपनियां भी कई सारे AI सेंटर्स फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों में खोलने पर विचार कर रही हैं और खोल भी रही हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई सारे प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में आपको देख सकते हैं। गूगल का ये नया असिस्टेंट प्रोजेक्ट कल लॉन्च किया गया।
और अब बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की फटाफट अंदाज में। थोक खाद्य महंगाई दर मई और जून में लू के कारण चिंता की वजह बनी रहेगी। इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आशंका है। गौरतलब है कि थोक खाद्य महंगाई दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है। हालांकि पिछले साल के उच्च आधार का प्रभाव जुलाई और अगस्त में रहेगा, लेकिन बाद में महीनों में मानसून की चाल कीमतों को तय करेगी। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 31% घटकर 2072 करोड़ रुपए पर आ गया है, जबकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में 3005.6 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा कमाया था। इसके अलावा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में भारती एयरटेल का मुनाफा 10.5% की गिरावट के साथ 7,467 करोड़ रुपए पर आ गया। ये वित्त वर्ष 2022 और 23 में 8,346 करोड़ रुपए था। दूरसंचार विभाग ने लोगों को उनके मोबाइल कनेक्शन काटने की धमकी देने वाले फर्जी कॉल को लेकर आगाह किया है। विभाग का कहना है कि फर्जी कॉलर का मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना और वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देना है। दूरसंचार विभाग ने इससे पहले दूसरे देशों के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी एक सलाह जारी की थी। दूरसंचार विभाग ने लोगों से साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर रिपोर्ट करने की सलाह दी है। रियल्टी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में जमीन अधिग्रहण के लिए 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश नए भूखंडों का अधिग्रहण करने और भूस्वामियों के साथ संयुक्त विकास समझौते के जरिए किया जाएगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा ब्रांड के तहत अपनी संपत्तियों का विपणन करती है। वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन अपनी भारतीय इकाई में 1,660 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना में जानकारी सामने आई है। अमेजन द्वारा भारतीय इकाई में निवेश ऐसे समय पर किया जा रहा है जब बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में बाजार हिस्सेदारी को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये 5 महीनों में दूसरी बार है जब अमेजन की ओर से अपनी भारतीय इकाई में निवेश किया जा रहा है। इससे पहले अमेजन में 830 करोड़ रुपए भारतीय इकाई में निवेश किए थे। मणिपाल हॉस्पिटल्स ने अधिग्रहण के करीब 8 महीने के बाद पूर्वी भारत के आमरी अस्पतालों को अपना नाम दिया है। सितंबर 2023 में करीब 2,300 करोड़ रुपए में आमरी में 84% हिस्सेदारी खरीदने वाली मणिपाल हॉस्पिटल्स ने मंगलवार को ब्रांड एकीकरण की घोषणा की है। आमरी की कोलकाता में 3 और भुवनेश्वर में 1 इकाई थी। मणिपाल ने कोलकाता में कुछ साल पहले कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स के अधिग्रहण के साथ ही वहां प्रवेश किया था और अब वह पूर्वी भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। और अब बात कांस फिल्म फेस्टिवल की। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन की धूम है। यहाँ फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अभिनेत्री तृप्ति भोईर की हिंदी फिल्म पारो का 20 तारीख को पोस्टर और ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। क्या है इस फिल्म में, इस पर बात की हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा ने पारो फिल्म की प्रोड्यूसर तृप्ति भोईर से। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और भारत पवेलियन में लगातार बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं फिल्म निर्माताओं के बीच और ऐसी ही एक मूवी है जिसकी पोस्टर ट्रेलर रिलीज होने जा रही है। फिल्म मेकर, एक्टर, प्रोड्यूसर तृप्ति भोईर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तृप्ति जी, थोड़ा बताएं क्या है ये फिल्म? ये फिल्म हिंदी में है और इसके पहले मैंने 6 फिल्में एज अ प्रोड्यूसर की थी और एज अ एक्टर की थी। तो मैंने इसके पहले 6 फिल्में मराठी में की थी एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर, और ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है जिसका नाम है पारो और जिसका हम इंडियन पैविलियन में हमारा ट्रेलर लॉन्च होने वाला है और पोस्टर लॉन्च होने वाला है 20 तारीख को। वसुधैव कुटुंबकम की हम यहाँ पर एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे जो महोत्सव हो रहा है वहाँ पे मार्शेडो फिल्म भी हो रहा है, भारत और कान दोनों को आप कॉम्प्लीमेंट करते हुए कैसे देख रही हैं? भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है, कान को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो थोड़ा सा आपके समझ से बताएं। मुझे देखिए, मैं पहली बार कान में आई हूँ और मुझे ये समझ में आया कि ये फेस्टिवल कितना इम्पोर्टेंट है और इंडियन फिल्म मेकर जितने भी हैं
उनके लिए एक ऐसा बेहतरीन स्टेज है जहाँ पे हर फिल्म फेस्टिवल के लोग, पूरी दुनिया के जितने फिल्म मेकर हैं, बायर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स, तो ये सारे आर्टिस्ट, तो इसमें आदान प्रदान होता है आपके कला का। और आई थिंक आई शुड से थैंक्स टू द गवर्नमेंट, बहुत आभारी हूँ मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की कि हर साल वो इंडियन पैविलियन यहाँ लगाते हैं और हमारे हर भारतीय कलाकार को और टेक्नीशियन को यहाँ तक पहुँचाते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। तो जैसा तृप्ति बता रही थी कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी लैंग्वेज की फिल्म देख सकते हैं और इसी तरीके से भारत क्योंकि अपने लैंग्वेज को, अपने इस कला को प्रमोट कर रहा है, तो आज विश्व भारत को एक नया रिकग्निशन दे रहा है। फिल्म जगत से जो भी जुड़ी हुई बातें हैं, जो भी पहलू है, उसको काफ़ी माना जा रहा है और भारत पवेलियन या कान फिल्म फेस्टिवल एक वो जरिया है जो इसको दोबारा से एक तरीके से रेखांकित करता है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कान, फ्रांस। और 77वें कान फिल्म उत्सव में आज भारत मंडप का उद्घाटन प्रख्यात फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में किया जाएगा। कान में भारत मंडप भारतीय फिल्म समुदाय के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें उत्पादन कार्य में सहयोग को बढ़ावा देना, क्यूरेटेड ज्ञान सत्र, वितरण सौदे कराना, स्क्रिप्ट की सुविधा, B2B बैठकें और दुनिया भर के प्रमुख मनोरंजन और मीडिया कर्मियों के साथ नेटवर्किंग शामिल है। इस मंडप का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उद्योग भागीदार के रूप में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के सहयोग से कर रहा है। भारत अपनी पहली बार कान फिल्मोत्सव में भारत पर्व की मेजबानी भी कर रहा है। और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 2021 के बाद पहली बार आज भारत में किसी घरेलू टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्होंने साल 2022 और 23 में भारत में प्रतिस्पर्धा नहीं की थी क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे थे। नीरज के साथ आज पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके थ्रोअर किशोर जेना भी होंगे। दोनों एथलीट सीधे फाइनल में हिस्सा लेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमें गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। मौजूदा सीजन में राजस्थान का सफर शानदार रहा है। राजस्थान की टीम अब तक खेले गए 12 मैचों में से 8 में जीत दर्ज करके 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की टीम 12 में से 4 मुकाबले जीतकर पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है। आज के मैच में राजस्थान की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। वहीं पंजाब किंग्स की कोशिश जीत के साथ अपना सम्मान बचाने की होगी। फिलहाल समाचारों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व करने का एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला है। देश के प्रसिद्ध और प्राचीन धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि एशिया प्रशांत की उन 20 वस्तुओं में शामिल है जिन्हें 2024 संस्करण के लिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पंचतंत्र के साथ सहृदयालोक लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र मामलों की विश्व स्मृति समिति MOWCAP की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में हुई। तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों, सहृदयालोक लोकन की पांडुलिपि, भारतीय काव्य शास्त्र का एक मौलिक पाठ और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ सहृदयालोक लोकन वो महान रचनाएं हैं जो न सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में नैतिकता, संस्कृति, भाईचारे, मानवीय मूल्यों के साथ साथ पूरे समाज को आदर्श और प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करता है। अब इस बात को यूनेस्को ने भी स्वीकार कर लिया है।
ये साहित्यिक जगत में और निस्संदेह जो हमारा अकादमिक जगत है, विशेषकर जो लोग हमारी प्राचीन परंपराओं के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये बहुत एक तरह की प्रेरणादायी चीज़ है, क्योंकि हम अपनी ग्रंथ परंपरा का जब अध्ययन करते हैं तो उसकी प्राचीनता कितना पुरातन है और उसके साथ ही उसकी क्या वैधानिकता है, ऑथेंटिसिटी है, ये जो है वो रीजनल रजिस्टर के नॉमिनेशन से सिद्ध होता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित MOWCAP की बैठक में संयुक्त राष्ट्र से 38 प्रतिनिधि और 40 पर्यवेक्षकों ने शिरकत की। इस बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के डीन और कला निधि प्रभाग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भारत की ओर से 3 प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया। इनमें सहृदय लोक लोचन की पांडुलिपि, भारतीय काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण पाठ, पंचतंत्र की पांडुलिपि और तुलसीदास के रामचरितमानस की चित्रित पांडुलिपि शामिल थी। भारत की जो हमारी विरासत है उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। ये जानकारी अब इस रजिस्टर के द्वारा पूरे विश्व को मिलेगी कि रामचरितमानस जो कि हमारा एक महान कृति है तुलसीदास की, वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो जीवनी है, उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए जो हम सब अग्रसर रहते हैं, पूरा विश्व उनसे मोटिवेट होगा। इन पांडुलिपियों का यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिलना भारत के लिए गौरव का क्षण है, जो देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।